दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IATF 16949 2016 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ये जो स्टैंडर्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसमें जो भी क्लॉजेज़ हैं वो क्लॉज क्या कहते हैं और उनके जो सब क्लॉजेज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन सभी को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही में जो इसका बेस है ISO 9001 2015 उसमें जो क्लॉजेज़ हैं जो कि इस IATF के स्टैंडर्ड से रेफ़र किए गए हैं उन क्लॉजेज़ को भी हम कवर करेंगे। मतलब कि टोटली पूरे स्टैंडर्ड को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। शायद ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, दोनों वीडियो देखें पूरी तरीके से स्टैंडर्ड को समझने के लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद स्टैंडर्ड को खुद भी पढ़ें, बिकॉज जो ट्रेनिंग होती है इस IATF स्टैंडर्ड की किसी भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो मिनिमम वो 2 डेज़ की होती है। बट हम ये कंटेंट 1-1.25 घंटे की वीडियो में कवर करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से भी स्टैंडर्ड को ज़रूर पढ़ें। वैसे तो मैं सारा का सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में दे दूँगा, अगर आप वीडियो देखने के बाद स्टैंडर्ड ना भी पढ़ें तो आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज हो जाएगी, बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स बिना समय गवाए IATF 16949 2016 के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम IATF 16949 2016 के साथ। तो ये कुछ कंसर्न आउटलाइंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इसमें बात करेंगे QMS और IATF के इंट्रोडक्शन के बारे में, IATF की हिस्ट्री के बारे में, जो भी क्लॉजेज आते हैं IATF के अंडर उसके सब क्लॉजेज जो भी आते हैं उन सभी क्लॉजेज के बारे में बात करेंगे, IATF के अप्रोच के बारे में बात करेंगे, उसके गोल्स के बारे में बात करेंगे और IATF की एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं QMS के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो QMS है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? Quality management system is a structured collection of policies, procedures, process and their associated responsibilities। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है, एक सूचनाबद्ध तरीके से हमने कलेक्शन कर रखा होता है पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का और प्रोसेसेस का। जो भी प्रोसेस हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो, और जो हमने पॉलिसीज़ जनरेट की हैं, जो हमने प्रोसीजर्स बनाए हैं उस काम को करने के लिए, उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बना है? पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस से मिलके वो बना है। तो इसमें क्या होता है, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं एक स्ट्रक्चरल वे में तो हमारा एक सिस्टम बनता है जो कि होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हम IATF 16949 2016 की बात कर रहे हैं जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ISO 9001 2015 जो कि लेटेस्ट ISO का क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जो कि हर जगह यूज़ होता है। तो QMS के बारे में और जानते हैं। तो QMS क्या है? दीज पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स आर इंटीग्रेटेड सो इट कैन बी वर्कड एज ए सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसीज़, प्रोसेस और प्रोसीजर साथ मिलके इस तरीके से काम करते हैं कि वो एक सिस्टम बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ISO 9001 की जो सीरीज़ है, जो हमारा ISO 9001 2015 जो लेटेस्ट हमारा रिवीजन चल रहा है स्टैंडर्ड का वो, और IATF 16949 2016 जो लेटेस्ट एडिशन है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए QMS का वो। तो ये एक सिस्टम बनाती हैं पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस मिलके। इसमें कि हमारे पास क्वालिटी के मिशन होते हैं, हमारा विज़न होता है, हमारे गोल्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है, जिसके लिए फिर हम क्वालिटी पॉलिसीज़ बनाते हैं, मैनुअल्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और सबको डॉक्यूमेंटेड रखते हैं ताकि सभी लोगों को उसकी एक जानकारी मिल पाए, ताकि कोई नया बंदा भी आता है तो वो प्रोसीजर्स, मैनुअल्स उन सबको पढ़ के, डॉक्यूमेंट्स को देख के समझे कि क्या सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया है, किस तरीके से हम काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। और जो अब हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो स्टैंडर्ड की फुलफ़िल कर लेते हैं तो हम हकदार हो जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के। जैसे कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं और हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जैसे कि ISO 9001 2015 का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
अब IATF की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो IATF जो हमारा IATF 16949 2016 जो कि लेटेस्ट रिवीजन है 2016 में आया था, ये फर्स्ट एडिशन है IATF का। तो IATF क्या है, ये जो फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, जिससे कि IATF बना है। तो IATF क्या है, ये एक ग्रुप है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ का, जो कि बड़ी बड़ी MNCs कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटोमोबाइल के, वो मेंबर हैं इस IATF कमेटी के। तो उन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक कॉमन ऑटोमोटिव के लिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाया है, ताकि सभी उसी स्टैंडर्ड पे काम करें और वर्ल्ड वाइड एक जैसा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो IATF का 16949 2016 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है वो ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है, जिसका जो बेस है वो है ISO 9001 और 2015। इसका मतलब ये है कि जो ISO 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रख के IATF बनाया गया है। तो IATF जो हमारा स्टैंडर्ड है, जब आप स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि IATF की रिक्वायरमेंट्स तो उसमें लिखी ही होंगी, पर साथ ही में उसमें ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स के लिए रेफ़र किया गया होगा। तो TS में ऐसा नहीं हुआ करता था। TS में क्या था कि उसमें TS की रिक्वायरमेंट्स लिखी होती थी सारी की सारी स्टैंडर्ड में, उसका बेसिस वैसे ISO 9001 2008 था, बट 2008 को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उसमें TS में ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स छाप दी गई थी, उसी में लिख दी गई थी। बट अब क्या है, IATF में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ सप्लीमेंटेड रिक्वायरमेंट्स, और जो IATF की रिक्वायरमेंट्स हैं एक्स्ट्रा वही लिखी गई हैं। बाकी उसका बेस जो है ISO 9001 2015 उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए रेफ़र किया गया है। तो आपको ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड को भी ख़रीदना पड़ेगा अलग से, और IATF के स्टैंडर्ड को भी ख़रीदना पड़ेगा। मतलब कि दोनों स्टैंडर्ड को आपको ख़रीदना पड़ेगा, दोनों की ऑडिट करानी पड़ेगी, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ISO 9001 2015 और IATF 16949 2016 का, ये मैंडेटरी है। और जो IATF है 16949 2016, ये 2016 में पहला रिवीजन आया है IATF का, ठीक है, जिसने कि रिप्लेस किया है ISO TS को, जो कि 16949 2009 इसका लास्ट एडिशन था, ठीक है, जिसका बेस था ISO 9001 2008। तो अब ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जो QMS का स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ISO TS जो कि इसका फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1999 में, जो कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स ने ही रिलीज़ किया था। उसके बाद इसका सेकंड एडिशन आया 2002 में, उसके बाद थर्ड एडिशन आया 2009 में, जो कि इसका लास्ट एडिशन था। अब जो इसका फर्स्ट एडिशन आया है IATF 16949 2016 के नाम से, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड है अब ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब जब IATF 16949 2016 ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए आ चुका है, तो सारे के सारे TS ख़त्म हो चुके हैं। कुछ जो थे भी हमारे 2017 तक 2018 तक कंपनीज़ में, अब सबके वो सर्टिफिकेट TS के रद्द हो चुके हैं। अब सबको IATF लेना मैंडेटरी है अगर वो ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करते हैं या ऑटो इंजीनियरिंग में काम करते हैं, तो IATF का सर्टिफिकेशन लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं IATF के क्लॉजेज़ के बारे में, और साथ ही में हम ISO TS के क्लॉजेज़ को भी देखेंगे, साथ में कंपैरिजन भी हो जाएगा कि TS में कितने क्लॉज थे हमारे और IATF में कितने क्लॉज हैं। तो जो ISO TS है उसमें हमारे टोटल 8 क्लॉजेज़ थे और IATF में हमारे 10 क्लॉजेज़ हैं। ये एक डिफरेंस हो जाता है, एक क्वेश्चन भी बन जाता है, उसका आंसर ये है। तो जैसे कि TS में टोटल 8 क्लॉजेज़ थे हमारे, इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव, रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, वो सेम IATF में भी हैं। अब पहले इसमें TS में थे हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब एक नया क्लॉज आ गया IATF में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंदर QMS का भी क्लॉज इंक्लूडेड है। फिर TS में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन आ जाता है, मेजरमेंट, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और अगर हम IATF में देखें तो हमारा लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस आ जाता है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट का इसमें क्लॉज अलग से कर दिया है। पहले की TS में 8th क्लॉज में ही था ये, अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अलग हो गया है और इम्प्रूवमेंट अलग हो गया है। तो इस तरीके से IATF में 10 क्लॉजेज हैं अब के टाइम में, और TS में 8 क्लॉजेज हुआ करते थे। और जैसे कि एक डिफरेंस की बात हम पहले कर चुके हैं कि जो IATF है उसका बेस है ISO 9001 2015, और जो TS था उसका बेस था ISO 9001 2008। अब IATF की अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि कौन सी अप्रोच IATF में यूज़ होती है। तो IATF में हम प्रोसेस अप्रोच यूज़ करते हैं, जो कि TS में भी यूज़ होती थी। PDCA अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम अप्रोच यूज़ होती थी पहले भी, पर एक नई अप्रोच इसमें आई है निकल के, रिस्क बेस्ड थिंकिंग।
रिस्क बेस्ड थिंकिंग का मतलब ये है कि हमें सारे के सारे प्रोसेस में रिस्क को एनालिसिस करना है, रिस्क का एनालिसिस करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, चाहे हमारी वो HR रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर हो या फिर हमारा मार्केटिंग का प्रोसीजर हो, मतलब कोई भी हमारी प्रोसेस हो, कोई भी हमारा प्रोसीजर हो, उन सब में हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसे एलिमिनेट करने की, उसे मिटिगेट करने की कोशिश करनी है। तो ये जो PDS अप्रोच है, प्लान डू चेक एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्लॉजेस को कैसे बांटा गया है IETF में, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका 4th क्लॉज है, प्लान में आ जाता है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में लीडरशिप आ जाता है और प्लानिंग आ जाता है। उसके बाद डू में आ जाता है सपोर्ट एंड ऑपरेशंस, चेक में आ जाता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और एक्ट में आ जाता है इम्प्रूवमेंट। इस तरीके से 10 के 10 क्लॉज कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के जो ऊपर के 3 क्लॉज हैं और जो 0 है वो आपका नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेज हैं। इसके बाद अब रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं IETF की। तो जो स्टैंडर्ड है IETF का 16949 2016 का, तो वो जो स्टैंडर्ड है जब आप उसे पढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड करा है, आप ज़रूर पढ़ना उसे खुद से भी, आपको काफ़ी चीज़ें और भी निकल के आएंगी और आप समझेंगे, ठीक है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो उसमें आपको शेल रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। उसमें शेल का मतलब है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको करनी ही करनी है फुलफिल। और जहाँ पे भी आपको शुड दिखाई देगा, शुड का मतलब है रिकमेंडेशन, मतलब कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको रिकमेंड की जा रही हैं कि अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, और ऐसी कंपलसरी नहीं है, ना भी करें बट करेंगे तो अच्छा है। और जहाँ पे भी नोट लिखा होगा वहाँ उसका मतलब है कि उस क्लॉज को गाइडेंस के लिए, उसमें गाइडेंस के लिए वो नोट दे रखा है, ठीक है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए दे रखा है कि एक्चुअली में क्लॉज क्या कह रहा है। तो वहाँ पे जहाँ भी नोट होगा वहाँ पे गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन के लिए दे रखा है वो, और जहाँ भी सच एज लिखा होगा वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है, गाइडेंस के लिए वो चीज़। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आएंगे, तो इनके बारे में आपको पता होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को। तो आगे भी हम पूरे स्टैंडर्ड को कवर करने वाले हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। अब जो IETF हमारा स्टैंडर्ड है उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करेंगे उसके थ्रू, ठीक है। जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस हैं उन्हें भी कम करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में जो भी हमारी सप्लाई चेन है जहाँ जहाँ उन पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है उन सभी वेस्ट्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे IETF के गोल हैं। तो अब IETF के स्कोप के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्कोप है IETF के स्टैंडर्ड का। तो ये एक ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड है ISO 9001 2015 को साथ में लेके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये बेस है और IETF उसमें सप्लीमेंट्री क्लॉजेज देता है अपने, जो कि ऑटोमोटिव के लिए ज़रूरी है उस स्टैंडर्ड को लेना। और इसमें हमें प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती हैं ना, भले वो इंस्पेक्शन के हों या फिर प्रोसेस रन करने के लिए हों, कैसे भी सॉफ्टवेयर्स हों जो कि प्रोसेस को रन कर रहे हो या फिर ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो वो अगर कंपनीज़ भी हैं तो वो भी IETF के दायरे में आती हैं। वो अगर ऑटोमोटिव के लिए काम करती हैं तो उन्हें भी IETF का स्टैंडर्ड लेना ज़रूरी है, ठीक है। उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होगा उन्हें। और ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है वो साइट्स पे, ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे तो लागू होता ही है, उनको तो IETF लेना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर जो भी हैं। साथ ही में जो इसके चाइल्ड पार्ट्स बनाते हैं या फिर सपोर्टिंग पार्ट्स बनाते हैं, एक्सेसरीज़ बनाते हैं, कोई भी कंपनी अगर ऑटोमोटिव के लिए कोई सर्विस पार्ट बनाती है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे फ्लोर मैट्स भी अगर बनाती है, सनरूफ बनाती है, स्पॉइलर बनाती है, या फिर रेन वाइज़र बनाती है, व्हील कैप बनाती है, तो ऐसी कंपनीज़ को भी IETF लेना पड़ेगा। वो भी IETF के दायरे में अब आ गई हैं, ऐसा वो स्टैंडर्ड कहता है। तो वो हमें स्टैंडर्ड IETF लेना ही पड़ेगा अगर आप ऑटोमोटिव कंपनीज़ को सप्लाई भी करते हैं तो। अब एक बार IETF के क्लॉजेस को डिटेल में देख लेते हैं। ये जो हमारे 4 क्लॉजेस हैं, इंट्रोडक्शन से लेके स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये हमारे नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस होते हैं। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, हमें डेफिनेशंस वगैरह समझाने के लिए होते हैं, स्कोप वगैरह समझाने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्हें ऑडिट नहीं किया जाता है। उसके बाद जो हमारे 4 से लेके 10 तक 7 क्लॉज आते हैं वो ऑडिटेबल क्लॉज होते हैं हमारे। तो ये जो ऑडिटेबल क्लॉज हैं इन्हीं को डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहला ऑडिटेबल क्लॉज हमारा आता है 4.0 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहला क्लॉज हमारा बनता है 4.1, ये इसका सब क्लॉज है।
तो ये जो 4.1 क्लॉज है ये कहता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? तो ये क्लॉज कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्स्ट को समझना है। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, उन्हें रिव्यू करना है, उनको मॉनिटर करना है। जो हमारी MRM होती है उस MRM को ट्वाइस अ ईयर में जो होती है, हर 6 महीने में हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में MRM, ठीक है। तो MRM की फुल फॉर्म हमारी होती है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। तो उस MRM में हमें उन एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, मार्केट के इशू हो सकते हैं, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। और इंटरनल इश्यूज़ की बात करें तो उसमें वैल्यूज़, कल्चर, नॉलेज, डिसिप्लिन वगैरह और परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की वो सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे इंटरनल इश्यूज़ में। तो इन सभी इश्यूज़ को हम समझेंगे, कैटेगराइज करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे और रिव्यू करेंगे, ऐसा ये 4.1 क्लॉज कहता है। और ये जो हमारा क्लॉज है वो ISO 9001 2015 में दिया गया है। मैंने ऐसे नोटिफाई कर रखा है, जो भी क्लॉज ISO में आएगा वो ISO का नोटिफिकेशन होगा वहाँ पे, और जो IETF में आएगा वहाँ पे मैंने नोटिफाई कर रखा होगा वो IETF में आता है, ठीक है। और इसका ये रिलेटेड प्रोसीजर एक बनता है। प्रोसीजर जो होते हैं ना वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड को पढ़ के अपना क्वालिटी मैनुअल बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमारा स्कोप होता है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक क्वालिटी मैनुअल बनाते हैं, जो कि डायरेक्ट हम लेते हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से। जैसे कि IETF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, जैसा कि वो बेस है IETF का। तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को लेके हम क्वालिटी मैनुअल बनाएंगे, और मैनुअल्स को बनाने के साथ साथ हम प्रोसीजर्स बनाते हैं। और प्रोसीजर्स हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं, तो कई 20-22 प्रोसीजर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी बहुत प्रोसीजर्स बना लेती हैं कंपनीज़। कुछ जो ज़्यादा वेल स्टैब्लिश होती हैं उनके बहुत तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट हैं क्लॉजेस के अकॉर्डिंग बनाने ही चाहिए, तो उन प्रोसीजर्स को भी मैं यहाँ पे नोटिफाई करता जाऊँगा। जैसे कि ये जो हमारा क्लॉज है यहाँ पे हमारा प्रोसीजर निकल के आता है, प्रोसीजर फॉर प्लानिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें कि इस तरीके से प्लानिंग होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ को कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें बता रखा होगा। प्रोसीजर्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, प्रोसीजर पे भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अब इसके नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं जो कि है 4.2। वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज़, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि हमें डिटरमाइन करनी है इंटरेस्टेड पार्टीज सबसे पहले तो, कि कौन कौन सी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ को मैं आगे समझाता हूँ आपको, और उन्हें मॉनिटर करना है और उन्हें रिव्यू करना है और उनकी नीड्स को समझना है हमें। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स जो हैं हमारी, वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। जैसे कि जहाँ से हम BOP लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर की सपोर्ट वगैरह लेते हैं, तो वो जो भी हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें रॉ मटेरियल देते हैं, BOP पार्ट्स देते हैं, वो सारी हमारी एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। तो ये जो हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं इनकी नीड्स को हमें समझना पड़ेगा, इन इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड को समझना पड़ेगा। इनकी नीड्स इस तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 हो गया स्पेसिफिकेशन कम्युनिकेशन। वो चाहेंगे कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने उस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे पेमेंट एग्रीड, मतलब कि जो भी हमने टर्म एंड कंडीशन रखी है कि हम डिलीवरी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जैसे भी पेमेंट कर देंगे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हम उनकी समझेंगे, उसे फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद ऑन टाइम सप्लाई ऑफ इनपुट मटेरियल, हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स उनसे हैं कि भैया ऑन टाइम हमें सप्लाई देनी है, ठीक है। तो उनकी नीड्स को हम समझेंगे और अपनी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें हम बताएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी सपोर्ट उन्हें देंगे हम, जो भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट उन्हें चाहिए होगा हमारी तरफ से वो इनपुट हम उनको देंगे। उसके बाद कस्टमर हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है। कस्टमर जैसे कि डायरेक्ट कस्टमर हो सकता है, जिसे हम अपना मटेरियल बना के देते हैं, तो वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी हो जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं, उसकी नीड क्या क्या हो सकती हैं, तो जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी हम उसे प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एज़ पर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। डिलीवरी टाइम पे देनी चाहिए हमें उसे, ठीक है। रिस्पांस टू कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट उसकी आती है तो उस पर एकदम से हमें क्विक रिस्पांस करना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए जिससे कि कोई गलती ना हो जाए।
तो ये उसकी नीड्स हैं हमारे, जो कस्टमर हमारा इंटरेस्टेड पार्टी है उसके लिए। इसके बाद स्टेटूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारी, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं वो भी हमें फुलफ़िल करनी है, वो भी हमारे लिए एक इंटरेस्टेड पार्टीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो कुछ भी हमें ऐसा कुछ पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मतलब प्रोसेस को हमें उस तरीके से ही इस्टेब्लिश करना है अपने प्लांट में ताकि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी साथ में फुलफ़िल करें, ठीक है। उसके बाद बैंकर्स एंड फाइनेंसर एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ का क्या होगा हमारा कि एम्प्लॉयज़ चाहेंगे कि हमें टाइम पे सैलरी मिले, हम चाहेंगे वो डेली आएँ, एब्सेंट ना हो, टाइम पे काम करें। तो इस तरीके से बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकती हैं, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए यहाँ पे। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट आता है हमारा 4.3। 4.3 क्या कहता है, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द QMS। हमें QMS के स्कोप को डिटरमाइन करना है कि मतलब जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ तक है, हमारा स्कोप कहाँ तक है, हम कहाँ तक जाते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, किधर किधर लागू होता है हमारा ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड वो। तो ये जो स्कोप होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, नीड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ के ऊपर कि हम किस किस की नीड फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ कैसे हैंडल कर रहे हैं हम वो चीज़ें, और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो किस हद तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं, हमारे स्कोप को डिफ़ाइन करने में मदद करती हैं हमारी, उससे हमारा स्कोप बन जाता है। तो जैसे कि ये कंपनी का स्कोप है तो वो क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चरर ऑफ लीफ स्प्रिंग असेंबलीज़ इंक्लूडिंग पैराबोलिक एंड कन्वेंशनल फॉर ऑटोमोटिव। मतलब कि वो लीफ स्प्रिंग बना सकते हैं, लीफ स्प्रिंग की असेंबलीज़ बना सकते हैं, इंक्लूडिंग पैराबोलिक असेंबली भी बना सकते हैं और कन्वेंशनल असेंबली भी बना सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कितने टाइप का बना सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे स्कोप में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे 4.3.1 ये एक सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, तो ये IETF की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी वो IETF की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। और जो भी IETF के अलग क्लॉजेस होंगे वो आपको मैं नोटिफाई करता रहूँगा यहाँ पे, जैसे कि शो कर रखा है IETF 1694/2016 इस तरीके से। तो ये IETF की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या कहती है, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट जो है सेम, तो ये बताती है कि जो हमारा सपोर्टिंग फंक्शन भी, अगर कोई हमारी ब्रांच है, कोई हमारा डिज़ाइन सेंटर है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर वगैरह है, वो भी सारे IETF के दायरे में आएंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमसे कनेक्टेड हैं। तो वो सब भी हमारे QMS के दायरे में आएंगे। वहाँ पे भी हमें ऑडिट क्लियर करानी पड़ेगी, वहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और अगर एक्सक्लूजन की बात करें कि क्या चीज़ हम छोड़ सकते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही एक्सक्लूजन है जो हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, डिज़ाइन डेवलप नहीं करते हैं, वो कस्टमर के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो सिर्फ डिज़ाइन को एक्सक्लूजन दे रखा है, बाकी हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। प्रोसेस पे रिस्क एनालिसिस, प्रोसेस वगैरह सब हम ही जिम्मेवार हैं उसके, बट हम डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हो सकते हैं। ये बस सिर्फ एक एक्सक्लूजन है इस क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में। और जैसे कि ये बता रहा है कि सेक्शन 8.3 जो हमारा क्लॉज आएगा ISO का, वो इसी के बारे में है कि डिज़ाइन एक्सक्लूजन कैसे हो सकता है। तो उस पर प्रॉपर हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम डिज़ाइन प्रिपेयर नहीं करते हैं, डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, डिज़ाइन हमारा कस्टमर हमें प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पर हम अपना प्रोडक्ट को बना के डेवलप करके देते हैं। तो इस तरीके से उसे हमें प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर हम डिज़ाइन को एक्सक्लूड करते हैं अपनी प्रोसेस में से तो। और ये मेन लाइन है कि जो प्रोसेस डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन है, वो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो हमें करना ही पड़ेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन को हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन होगा हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो हमारे दायरे में आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये IETF की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्लॉज क्या कहता है कि जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप में आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। ये ISO में दे रखी रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये कहती है, ये क्लॉज हमारा 4.4.1 कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसे इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है और कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है हमारी क्वालिटी पॉलिसी को। और जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं उनको हमें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल हमारा स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं IETF 1694/2016 और ISO 9000/2015,
इन दोनों के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के उसे मेंटेन करना है। और जो इसका अगला क्लॉज है 4.1.1.1 वो कहता है कन्फॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कन्फॉर्मेंस का ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कन्फर्मिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। भले ही वो हमारा सर्विस पार्ट हो या फिर कोई आउटसोर्स पार्ट हो, हमने किसी से लेके किसी को ट्रेड किया हो, डायरेक्ट दिया हो, बट उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है, ठीक है। वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, कंफर्म हो वो पार्ट, और साथ ही में स्टेटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी फुलफ़िल करें। भले उस पार्ट को हम बना ना रहे हों, आउटसोर्स ले रहे हों, बाहर से ले रहे हों, पर उसको हम सप्लाई कर रहे हैं तो जिम्मेवारी हमारी बनती है उसके लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी IETF में दी गई है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अगले क्लॉज की। ये हमारा 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी, ये IETF की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि सीधा सीधा बोला गया है प्रोडक्ट सेफ्टी, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाना है प्रोडक्ट की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टॉप मैनेजमेंट को कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, ठीक है, प्रोडक्ट्स की जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफ़िल करें। उसके साथ जो स्पेशल अप्रूवल अगर हम उसमें लेने हैं डिज़ाइन FMEA में कस्टमर से वो लें, ठीक है। रिएक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास, और टॉप मैनेजमेंट को ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करनी है। कस्टमर के साथ मिलके भी कर सकते हैं, कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि वर्कर्स को इस प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाएगी, जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं उन्हें ट्रेंड करेगी उस प्रोडक्ट सेफ्टी के रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। और इसमें रिलेटेड प्रोसीजर हमारे कौन कौन से आते हैं, प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी एक आ जाएगा, एक हमारा प्रोसीजर फॉर FME आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग। इसके बाद एक रिक्वायरमेंट आती है हमारी ISO की 4.4.2। वो क्या कहती है कि एक हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी है अपने ऑपरेशंस की, अपने प्रोसेस की, और जो हमने डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन बनाई है उसे हमें रिटेन करके रखना है ताकि हमको कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी हमने प्रोसेस की है, जो भी हमने प्रोडक्शन की है वो एज़ पर प्लांट प्रोसीजर ही करी है, जो हमारा प्रोसेस कहता है उसी तरीके से हमने वो करी है। यहीं पे हमारा फोर्थ क्लॉज जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि हमारा लीडरशिप। तो जो लीडरशिप क्लॉज है उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ISO से ली गई है। तो ये क्या कहती है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट क्या कहता है, द टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी पॉलिसी। तो क्वालिटी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि लीडरशिप कौन कौन बंदे कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या उसमें हमारी कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट्स हैं, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द क्वालिटी पॉलिसी, मतलब कि जो क्वालिटी पॉलिसी है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी सबको कि हाँ मैं क्वालिटी के लिए जिम्मेवार हूँ, मैं क्वालिटी को मेंटेन करूँगा, जो भी काम दिया गया उसे क्वालिटी के साथ करूँगा। इस तरीके से अकाउंटेबल होगा हर एक पर्सन। और हम प्रोसेस अप्रोच को यूज़ करेंगे और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को यूज़ करेंगे, जैसे कि एक नया गियर ऐड हुआ है IETF की प्रोसेस में कि हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग का इस्तेमाल करके सारी प्रोसेस पे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। और हम इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो क्वालिटी पॉलिसी के लिए होनी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, जिससे कि प्लांट की क्वालिटी पे फ़र्क ना पड़े। और जो भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हमारी कम्युनिकेट होनी चाहिए पूरे के पूरे प्लांट में, ठीक है, ताकि क्वालिटी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट कंफर्म हो हमेशा। और हमें ये इंश्योर करना है टाइमली कि जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी है वो हमारे इंटेंडेड रिजल्ट टारगेट्स को अचीव कर रही है। और सभी सपोर्टिंग पर्सन्स को हम डायरेक्शंस देंगे कि जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन्हेंस करने के लिए क्वालिटी पॉलिसी को, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, वो उस तरीके से काम करें जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम सौंपा गया है, जो भी पोजीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम करें। और हमेशा हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करेंगे। और जो हमारे रेलिवेंट मैनेजमेंट रोल्स हैं उन्हें समझाएंगे लोगों को, ताकि वो एज अ लीडर निकल के सामने आए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जो जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जो जो एरियाज़ दिए गए हैं उन पे वो अच्छे से काम करें। अब लीडरशिप का अगला क्लॉज हमारा आता है 5.1.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिक्वायरमेंट है IETF की है,
तो ये क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है कुछ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पॉलिसीज़, जैसे कि इसमें एंटी ब्राइबरी पॉलिसी आ जाती है। एंटी ब्राइबरी पॉलिसी के मतलब कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि नुकसान हो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। एक एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि एम्प्लॉयज़ की रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि टाइम से आना पड़ेगा, ठीक है, पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, एब्सेंटिज्म ज़्यादा ना हो, इस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे। और उसके बाद और एथिक्स एक्सेलरेशन पॉलिसी, जिसे कि हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी बोलते हैं, तो ये पॉलिसी इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें कि मतलब कि हमें अच्छा काम करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें कि सिर्फ हमारा पर्सनल फ़ायदा हो रहा हो, पूरी मतलब कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे नुकसान को झेले, ठीक है। हम पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बनाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है 5.1.1.2 प्रोसेस इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो ये क्या कहती है कि टॉप मैनेजमेंट को रिव्यू करना है प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को, कि उनकी क्वालिटी कैसी है, जो प्रोसेस है उनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी कैसी निकल के आ रही है हमारी प्रोसेस की, उसे रिव्यू करना है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये एक इनपुट की तरह भी काम करता है। हमारी MRM जब होती है तो उसमें हम दे सकते हैं अपने सजेशंस, हम उसमें सुझाव दे सकते हैं कि इस तरीके से हम इफ़ेक्टिवनेस और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगली रिक्वायरमेंट आती है प्रोसेस ओनर्स। तो जो प्रोसेस ओनर्स है इसमें क्या कहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करने हैं हर एक प्रोसेस के ओनर, मतलब कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है हर एक बंदे को कि आप इस प्रोसेस के ओनर हो, ठीक है। उसमें कैसे आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उनमें प्रोसेस ओनर्स को हमें डिफ़ाइन करना है। तो ये सारी IETF की रिक्वायरमेंट्स थी। इसके बाद हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो ये है कस्टमर फोकस। तो कस्टमर फोकस क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हैं और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो हमेशा, कभी भी हम उनको वायलेट ना करें। और जो भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, कि कन्फर्मिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, बढ़ जाए, तो उन्हें हमें इन्हेंस करना है कस्टमर के, ताकि सेटिस्फेक्शन को हम बढ़ा सकें। उन्हें डिटरमाइन करना है, उन्हें एड्रेस करना है ऐसी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके, और फोकस करना है कि हम कैसे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएं और मेंटेन करके रखें उसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आती है पॉलिसी। इसमें 5.2.1 क्लॉज कहता है हमारा एस्टैब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, मतलब कि जो हमें एक क्वालिटी पॉलिसी बनानी है जो कि सपोर्ट करे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। क्वालिटी पॉलिसी में हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसमें हमारी ये कमिटमेंट होगी कि हम सेफ्टी को बढ़ाएंगे और जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के साथ काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। तो ये कहता है कि जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी हमने बनाई है उसे हम मेंटेन करेंगे एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के रूप में, और उसे कम्युनिकेट करेंगे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और वो जो क्वालिटी पॉलिसी है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सबको उसके बारे में पता होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज़ हों, ठीक है। सारी की सारी जैसे कि हमने इंटरेस्टेड पार्टी समझी थी उनको भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, उन तक भी हम उसे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी। तो टॉप मैनेजमेंट जो है उसे असाइन करनी है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबकी अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ताकि सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डिफाइन हो, सबको पता हो, सबको अच्छे से समझ में आए कि उनका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में और उनको क्या क्या काम करना है, किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो अब नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है, वही क्लॉज है हमारा सेम, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटीज़, पर ये सप्लीमेंट्री क्लॉज है। तो सप्लीमेंटल क्लॉज है तो हमारा ये IETF के अंडर आ जाता है। तो IETF में सप्लीमेंट्री क्लॉज क्या है, एक्चुअली जो ISO की रिक्वायरमेंट्स है ना उसमें वो कुछ अपना ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ सप्लीमेंट कर देते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि इसमें क्या सप्लीमेंट करा है IETF में कि सभी मैनेजमेंट के पर्सनल्स को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है इन्होंने,
द सिलेक्शन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड को, और रिलेटेड ट्रेनिंग जिसको देनी है वो देनी है क्वालिटी के कंसर्न में। और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अथॉरिटी है, ये किसी को देनी है जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। स्पेशली इन्होंने मतलब अलग अलग करके बता दिया है क्लियर वे में कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टॉप मैनेजमेंट शैल, ठीक है, तो लिखा है ना टॉप मैनेजमेंट शैल, तो ये करनी है रिक्वायरमेंट, ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये बांटनी ही है आपको, ठीक है। तो कैपेसिटी एनालिसिस हो गया, इसमें लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको बंदा रखना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर स्कोर कार्ड को मॉनिटर करने के लिए भी मतलब बंदा रखो, या फिर जो बंदे हैं उन्हीं में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसी ना किसी के रोल में आनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। और हमारा कस्टमर पोर्टल को कोई जो बंदा होगा जो कस्टमर पोर्टल को देखेगा कि उसमें क्या हमारा स्कोर कार्ड कैसा है, क्या रैंकिंग वगैरह है, वो भी हमें मॉनिटर करने के लिए किसी न किसी बंदे को डेजिग्नेट करना है। इसी के साथ जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कहती है कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी के लिए प्रोडक्ट की, जो स्पेशली क्वालिटी डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे एक अथॉरिटी थोड़ी बढ़ा दी गई है। उनको ये अथॉरिटी अब मिल गई है कि वो शिपमेंट को भी स्टॉप कर सकते हैं अगर उन्हें नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन को आप स्टॉप पहले कर सकते हैं तो वो अब भी कर सकते हो, पर आप शिपमेंट को भी रोक सकते हो। अगर आपको डिस्पैच के टाइम पे, पीडीआई के टाइम पे कुछ ऐसा मिलता है तो आप शिपमेंट रोक सकते हो, इतनी अथॉरिटी आपको मिलती है, ताकि जो एनसी प्रोडक्ट है वो आगे न जाए और क्वालिटी प्रॉब्लम को हम करेक्शन कर पाएँ। तो यहीं पे हमारा जो 5th क्लॉज है लीडरशिप का वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। 6.0 है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग जो हमारा क्लॉज है उसमें पहला क्लॉज हमारा आता है, सब क्लॉज जो है वो है एक्शंस टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्लॉज कहता है जो हमने प्लानिंग करी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कंसीडर करना है इश्यूज़ को, जो भी हमने इश्यूज़ देखे थे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाले क्लॉज में 4.1 में, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट्स हमारे 4.2 की, उन इश्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनकी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है, उन्हें एड्रेस करना है, ठीक है। क्यों करना है? ताकि उससे हमें एश्योरेंस मिले कि जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटेंटेड रिजल्ट, जैसा कि हमें रिजल्ट चाहिए उसी रिजल्ट को हम प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। इसलिए इन्हें एड्रेस करना है। और क्या करना है, हमें इन्हेंस करना है डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स को, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं उनको बढ़ावा देना है, और हमें प्रिवेंट और रिड्यूस करना है, मतलब कि रोकना है और कम करना है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट को, जो हमें हमारे लिए नुकसानदायक है उन्हें हमें प्रिवेंट करना है और उन्हें कम करना है, ठीक है, और अचीव करना है हमें इम्प्रूवमेंट को, ऐसा ये क्लॉज कहता है। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आती है वो कहती है द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान एक्शन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। जो हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करे हैं उन्हें एड्रेस करना है हमें, ठीक है, जो कि 4.4 हमारा था क्वालिटी सिस्टम की प्रोसेस जो थी हमारी, उनमें जो हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें एक्शंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है हमें इफ़ेक्टिवनेस का उन एक्शंस के, कि जो हमने एक्शंस लिए उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, वो हमें इवेल्युएट करना है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉज क्या है? नेक्स्ट क्लॉज है हमारा रिस्क एनालिसिस का, जो कि नया क्लॉज है, IATF में अभी जुड़ा है। तो IATF में जो नया क्लॉज आया है रिस्क एनालिसिस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें हर एक प्रोसेस में हमारा रिस्क एनालिसिस करना है, और यहाँ पे ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हमें दे रहा है कि जो रिस्क एनालिसिस हमें करना है वो कम से कम हमें प्रोडक्ट रिकॉल्स पे, प्रोडक्ट ऑडिट पे, फील्ड रिटर्न्स पे, रिपेयर्स पे, कंप्लेंट्स पे और स्क्रैप और रिवर्क पे तो करना ही करना है। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट से वापस आता है मटेरियल, प्रोडक्ट रिकॉल जो होता है किसी कमी की वजह से वापस आता है, वो जो मटेरियल है उस पर करना है। प्रोडक्ट ऑडिट जो है हमारी, उसमें कोई एनसी निकलती है तो उस पर रिस्क एनालिसिस करना है। फील्ड रिटर्न जो हमारा आता है वो किस वजह से आया, उस पर रिस्क एनालिसिस करना है। रिपेयर्स पे करना है। कंप्लेंट्स आ रही हैं उन पे करना है, कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं। स्क्रैप जो बन रहा है उस पर करना है, और रिवर्क पे करना है।
और जो भी हम रिस्क एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को उसका एविडेंस डॉक्यूमेंटेड रखना है अपने पास। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो होता है हमारा प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी वो है प्रिवेंटिव एक्शन की। तो जो प्रिवेंटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी कहती है कि हमें एक्शन इंप्लीमेंट करने हैं प्रिवेंटिव एक्शन के। जो हमारे पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज़ बन रही हैं उनकी जो कॉजेज़ हैं उन पे हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी कहती है कि हमें इंप्लीमेंट करने हैं एक्शंस। कौन से एक्शंस कि हमें प्रिवेंटिव एक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। जो भी हमारी नॉन कन्फर्मिटीज़ आती हैं उन नॉन कन्फर्मिटीज़ पे हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं, ठीक है। उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी सीवियरिटी हाई है तो उस पर हम पहले अटैक करेंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं। और इन एक्शंस को लेने के लिए जो स्टेप्स बनते हैं वो किस तरीके से हैं कि हमें डिटरमाइन करना है पहले तो पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज़ को कि कौन कौन सी नॉन कन्फर्मिटीज़ हमारी आ रही हैं। उसके बाद उन्हें इवेल्युएट करना है कि उनका मूल्यांकन करके देखना है कि उन पे क्या एक्शन हम ले सकते हैं, क्या एक्शन लेने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद फिर उस एक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि जो हमने एक्शन लिया है उसे हम एज अ एविडेंस, एज अ कॉपी हम रिटेन करके रखेंगे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमने एक्शन लिया है। फिर उसे हम रिव्यू करेंगे कि जो हमने एक्शन लिया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या हमें मिल रही है, जो हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है उसका हमें क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर जो भी यूटिलाइजेशन उससे हमारी हो रही है उससे हम एक लेसन लर्न करेंगे और जो सिमिलर प्रोसेसेस हैं उन पे भी वही चीज़ को हॉरिजॉन्टल डिप्लॉय कर देंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट जैसे हम करते हैं तो वही सेम एक्शन जो सिमिलर पार्ट्स पे भी वो नॉन कन्फर्मिटीज़ आ सकती हैं तो उन पे भी हम सेम एक्शन लेंगे। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है कंटिजेंसी प्लान की। तो कंटिजेंसी प्लान भी हमारा आईटीएफ की रिक्वायरमेंट है। तो कंटिजेंसी प्लान क्या होता है, जैसे कोई भी इशू आने वाला होता है हमारी शॉप फ्लोर पे या फिर किसी भी हमारे सिस्टम में, तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए पहले से ही। जैसे कि हमारे घर में लाइट जाने वाली होती है, अगर जाती है तो हमारे पास इन्वर्टर रहता है। कंपनीज़ में अगर लाइट जाने वाली होती है तो जनरेटर्स होते हैं। तो वो एक कंटिजेंसी प्लान है कि हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो स्टॉप ना हो, हमारा काम ना रुके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर रखे हुए हैं, ठीक है। फिर अगर वो जनरेटर ख़राब हो जाए बाई चांस तो उसके लिए एक अलग भी जनरेटर हमने रखा हुआ है अल्टरनेट अरेंजमेंट कि अगर ये ख़राब भी हो जाएगा तब भी उसके लिए कंटिजेंसी प्लान है कि हमने दूसरा जनरेटर रखा हुआ है ताकि हमारा काम ना रुके, काम हमारा चलता रहे। इस तरीके से बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हमको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, जो हमारे एक्सटर्नल रिस्क हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करना है। हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी हमारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें हमें मेंटेन करके रखना है हमेशा, तो इसमें हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी रिस्क हो सकते हैं जहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए ताकि जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें, उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज़ को, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एक कंटिजेंसी प्लान बनाएंगे हर चीज़ के लिए ताकि फेलियर हमें देखने को ना मिले, भले ही वो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट के लिए हो। जैसे कि कोई भी हमारा सप्लायर है तो हम सिर्फ सिंगल सोर्स नहीं रखते हैं, ज़्यादातर 2-3 सप्लायर रखते हैं अपने पास कि अगर एक सप्लायर से मटेरियल नहीं आ पाता है किसी कारणवश तो दूसरे सप्लायर से हम उसे मंगा सकते हैं अर्जेंसी में। तो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए हर एक सिचुएशन के लिए। और लेबर शॉर्टेज जैसे कि हो जाती है तो वो लेबर शॉर्टेज के लिए हमारे पास बंदे होने चाहिए मल्टी स्किल, कि वो अगर कोई बंदा नहीं आया तो उसकी जगह काम कर सके। इस तरीके से हमें पूरे के पूरे अपने सिस्टम में कंटिजेंसी प्लान को मेंटेन करना है। और अगर कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें कि थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर हमारी प्रोसेस पर पड़ता भी है तो कस्टमर को हम नोटिफाई करेंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो वो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। मतलब कि कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर को अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ताकि कस्टमर के ऑपरेशन भी इम्पैक्ट ना हो, वो भी अपना अरेंजमेंट कोई देख ले टाइमली बेसिस पे। मतलब कि सारी के सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हम नोटिफाई कर देंगे ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और हमको पीरियडिकली अपने कंटिजेंसी प्लान की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करते रहना है सिमुलेशन के थ्रू। मतलब कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ रही है फिर भी हम उसको चेक करते रहेंगे। जैसे कि किसी जनरेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पर फिर भी हम उसे ऑन करके चला के देखेंगे कि आप विपत्ति के टाइम पे वो हमारे काम आ जाए, क्या पता वो पहले से ही फेल हुआ हो।
तो ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं किसी कंडीशन में, तो इसलिए अपने जो हमारे अल्टरनेट अरेंजमेंट हैं उनको पीरियडिकली हम चेक करते रहेंगे और कंटिजेंसी प्लान्स जो भी हमारे उन्हें रिव्यू करते रहेंगे। मिनिमम साल में एक बार टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर उन्हें रिव्यू करेंगे। तो ये जो हमारे कंटिजेंसी प्लान है इसको हम डॉक्यूमेंट करके रखेंगे और अगर कोई इसमें रिवीजन होता है तो उसमें रिवीजन करेंगे। जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसे वो रिवाइज़ करेगा और उस डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रखेगा। और जो रिलेटेड प्रोसीजर इसमें आता है, प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है हमारी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव दैम। ये आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होने चाहिए और क्या प्लानिंग होनी चाहिए उनको अचीव करने के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है? तो ये रिक्वायरमेंट कहती है हमारी जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी हमने इस्टेब्लिश करी है उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलरली बेसिस पे काम करना है, ठीक है। उसे मीज़रेबल रखना है, ठीक है। हमारे KPIs जो होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उनको हमें रिव्यू करते रहना है और जो भी हमारी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है और रेलिवेंट कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है उसे हमें बढ़ाते रहना है। मतलब कि जो कन्फर्मिटी है उसके लेवल को हमें बढ़ाते रहना है ताकि हम कस्टमर्स को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। और हमें मॉनिटर करना है अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को, कम्युनिकेट करना है कि हम कहाँ पे हैं, अभी हमारा टारगेट क्या है, कैसे कैसे हमें काम करना है, ठीक है। और उसे अपडेटेड रखना है अप्रोप्रिएटली। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है वो आती है व्हेन प्लानिंग टू हाउ अचीव द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। जब हम प्लानिंग करें कि कैसे हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या डिटरमाइन करे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी डन, क्या क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। मतलब कि जैसे हमें क्वालिटी को इन्हेंस करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर और ज़्यादा प्रिसाइज मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम क्वेश्चनिंग करेंगे कि उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो रिज़ल्ट आएंगे उनका मूल्यांकन कैसे होगा वो चीज़। फिर इसके लिए जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर बिजनेस प्लान। तो इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वही हमारी सेम रिक्वायरमेंट है। IETF में इसका सप्लीमेंटल दे रखा है। तो सप्लीमेंटल IETF एक्स्ट्रा क्या बोलता है इसके बारे में? तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, उन्हें डिफ़ाइन करें। तो ऐसे ही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के रेलिवेंट फंक्शंस में, प्रोसेस में, हर एक लेवल में थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वो मेंटेन रहें। तो इसी के साथ ही जब हम ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स निकल के आएंगे तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व करना है कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ के भी उनमें रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हों और जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं वो भी फुलफ़िल हों। और रिलेटेड प्रोसीजर तो इसमें सेम ही रहेगा, प्रोसीजर फॉर बिजनेस प्लान, क्योंकि सेम क्लॉज है, बस ये IETF की एक्सटेंशन है। IETF में जो सप्लीमेंटल है वो चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमारा क्या है? प्लानिंग फॉर चेंजेस। तो ये ISO की रिक्वायरमेंट है। तो प्लानिंग फॉर चेंजेस में क्या बोलता है ये? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नीड ऑफ चेंजेस, कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि जो चेंजेस की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें चेंज करनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। और जो चेंज हम करेंगे वो एक प्लान्ड मैनर में होनी चाहिए। मतलब कि जो 4.4 क्लॉज है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की और उसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम ध्यान में रख के एक प्लान्ड मैनर में ही चेंजेस को कैरिड आउट करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या कंसीडर करना है चेंजेस करते वक्त, वो उसका पर्पस जाने कि पर्पस क्या है, क्यों हम चेंज कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और फिर उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो अवेलेबिलिटी हमारी रिसोर्सेज की जो हम चेंज कर रहे हैं क्या वो है अवेलेबल, और उसके बाद फिर हम एलोकेशन या फिर रिलोकेशन उसमें करने की ज़रूरत है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जब हम कोई चेंज कर रहे हैं या फिर अथॉरिटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहीं पे हमारा 6 क्लॉज जो है प्लानिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है सपोर्ट 7.0। तो ये पहले हमारा TS में क्लॉज था रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से, अब ये सपोर्ट में रिसोर्सेज आ गया है। यहाँ पे रिसोर्सेज से हमारा मतलब है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। सारे सारे रिसोर्सेज हैं। तो हमारे पास कुछ इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं पहले से ही, कुछ हमें बाहर से लेने होते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर से। तो इसमें वही कंसीडर करने की बात की गई है।
तो ये क्लॉज क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटरमाइन करे और प्रोवाइड करे रिसोर्सेज को, जो भी हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने डिटरमाइन करके। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसिडर करेगी, उसमें वो कैपेबिलिटीज़ देखेगी कि हमारे पास एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी खामियां हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी बाहर के जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उनकी, तो वहाँ से हमें क्या रिसोर्सेज प्राप्त करने हैं और इंटरनली हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है 7.1.2 पीपल से यहाँ पे मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगी और प्रोवाइड करेगी पर्सन्स को जो भी नेसेसरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि वहाँ पे कौन कौन सी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करना है, ऑपरेशंस को चलाना है और कंट्रोल करना है उसकी प्रोसेसेस को, तो क्या क्या हमें वहाँ पे बंदों की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ISO में दी गई है। तो इसमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है और प्रोवाइड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे लिए नेसेसरी है किसी भी प्रोसेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, ठीक है। कन्फर्मिटी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमारे को होगी वो हमें प्रोवाइड कराएगी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बिल्डिंग हो गई या फिर एसोसिएटेड यूटिलिटीज़ इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 7.1 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ये। 7.1.3.1 ये IETF की रिक्वायरमेंट निकल के आती है कि जब हम प्लांट, फैसिलिटी और इक्विपमेंट की प्लानिंग करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें यूज़ करनी है कि मतलब CFT एक बैठेगी, क्रॉस फंक्शनल टीम, वो साथ मिलके काम करेगी, उसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मेथड्स को अपनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें इम्प्रूव्ड प्लांट फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट का प्लान मिल सके। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, हमें ऑप्टिमाइज मटेरियल फ़्लो चाहिए कि मटेरियल फ़्लो इस तरीके से हो कि कम से कम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड हो वो, वहाँ पे बिल्कुल भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग इस तरीके की होनी चाहिए, वैल्यू एडेड यूज़ फॉर फ्लोर स्पेस होना चाहिए, फ्लोर स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए उसमें, ठीक है। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट, नॉन कन्फर्मिटी जो NC प्रोडक्ट हैं वो मिक्सअप ना हो जाएँ, ऐसा कुछ प्लांट लेआउट हमें ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा शॉप फ्लोर पे, मतलब कि जिस तरीके से बेहतर हम मटेरियल फ्लो बना सकते हैं उस तरीके से हमें प्लांट को डिज़ाइन करना है। और इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करनी है प्रोसेस की इफेक्टिवनेस, और साथ ही में पीरियडिकली उसे रीइवैल्यूएट भी करना है, उसका मूल्यांकन करके देखना है कि वहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं है, कोई वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है क्या, वहाँ पे क्या हम और अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ वहाँ पे हम करेंगे। जैसे कि प्रोसेस अप्रूवल्स देना, कंट्रोल प्लान मेंटेनेंस और वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप्स, ऐसा कुछ हमें करना है जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो कंटिन्यूअल। और इसमें जो भी हम रिव्यू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी जो देखेंगे, इवैल्यूएशन जो करेंगे, इसमें भी हम वो सारा हमारा MRM के लिए एक रिव्यू के लिए इनपुट बन जाएगा, क्योंकि जो भी हमने काम किया उसे हम MRM में अपने कंसिडर कर सकते हैं और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं उन पॉइंट से। और इसमें जो नोट्स हमारे गाइडेंस के लिए जो दे रखे हैं वो क्या कह रहे हैं, These requirements should include the application of lean manufacturing principle, कि हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल पे काम करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि क्या कहता है कि जो हमें वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैक्सिमाइज़ करना है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। और दूसरा नोट क्या कहता है, दीज रिक्वायरमेंट शुड अप्लाई ऑन साइट सप्लायर एक्टिविटीज़ एज एप्लीकेबल, और ये जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई होनी चाहिए ऑन साइट सप्लायर के लिए भी, जो हमारे सप्लायर हैं उनको भी हम इसी प्रैक्टिस में डालें, इसी तरीके से काम करने की सलाह दें, इस तरीके से उनका हम ऑडिट भी करें। इसमें जो हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो हमारा आता है प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस। अब नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी वो कहती है इन्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए प्रोसेस के ऑपरेशन के लिए, उसकी बात हुई है यहाँ पे, जो कि ISO की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट में क्या बात हो रही है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है एक सुटेबल इन्वायरमेंट, वो कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स का।
जिसमें कि जैसे कि सोशल फैक्टर हमारे आते हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और काम हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोई भी वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। साइकोलॉजिकल में हमारा उसमें स्ट्रेस रिड्यूसिंग होना चाहिए, स्ट्रेस ना बने ज़्यादा लोगों को, ठीक है। बर्नआउट प्रिवेंशन होना चाहिए, कोई फेडअप ना हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। इमोशनली प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ऐसा हमारा माहौल होना चाहिए वर्किंग इन्वायरमेंट। फिजिकली अगर हम उसमें बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर फ्लो, हाइजीन वगैरह सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। ये जो फैक्टर्स हमारे होते हैं वो डिफ़र करते हैं सारी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से भी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जैसे कि नोट में देखा रखा है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी होता है ISO की तरफ से 14001, या फिर कोई इक्विवेलेंट ऐसा भी कोई आप रिकॉग्निशन ले सकते हैं, ऐसे भी कोई सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अच्छी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है यही सेम क्लॉज है, पर ये IETF की रिक्वायरमेंट है, इसलिए सप्लीमेंटल क्लॉज है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे जो प्रेमिसेस को इस तरीके से मेंटेन करके रखना है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नीड है उसे ध्यान में रखते हुए हमें ऑर्डरली मैनर में अपने प्लांट को मेंटेन करना है और क्लीनलीनेस बना के रखनी है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी निकल के आती है 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। तो ये जो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं, ये ISO का हमारा क्लॉज है। तो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंश्योर करना है जो भी हमारी रिसोर्सेज हमें दे रखे हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग के लिए, जो कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कन्फर्मिटी को कंफर्म करते हैं, चेक करने के काम आते हैं। तो वो क्या होने चाहिए, आर सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन। वो सूटेबल होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग के लिए, ठीक है। और उसे मेंटेन्ड कंडीशन में हमें रखना है, ठीक है। कंटिन्यूअली वो फिट होने चाहिए, कोई ख़राब इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए, कोई इक्विपमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है उस इक्विपमेंट, उस मॉनिटरिंग और मेजरिंग इक्विपमेंट के बारे में, ताकि उसकी वो फिटनेस को डिफ़ाइन कर सके कि वो सही है, एकदम एक्यूरेट है। जैसे कि हम कैलिब्रेशन वगैरह कराते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो रिक्वायरमेंट है हमारी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये वही रिक्वायरमेंट है हमारी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज की, और ये IATF में इसका एक एक्सटेंशन दे दिया है। तो IATF में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है इसमें, तो इसमें सीधी सीधी MSA की रिक्वायरमेंट दे रहा है क्लॉज कि हमें MSA को मेंटेन करना है, ठीक है। MSA को इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लांट के मॉनिटरिंग और मेजरिंग जो हमारा सिस्टम है उसमें। तो MSA जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होता है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बना रखी है कि MSA एक्चुअली में होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये जो होता क्या है MSA, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको जो हम चेक करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और जो मेजरमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कितना सही है, ठीक है, कितना फिट है, उसके लिए हम MSA करते हैं, ठीक है। कि जो हमारा मेथड है वो कितना एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइजली हम उसे चेक कर रहे हैं। तो उस तरीके से MSA किया जाता है। एट्रीब्यूट्स के लिए भी होता है, वेरिएबल के लिए भी होता है, ठीक है, हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। तो वो MSA जो है वो हमें करना ही है, ये रिक्वायरमेंट कहती। तो हमें MSA का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, या फिर जो हमारा कस्टमर है उसके पास कोई अल्टरनेट मेथड है इसी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस से मिलता जुलता, तो अगर वो कहता है तो उससे हमें फॉलो करना है और उसके डॉक्यूमेंट, उसके रिजल्ट्स को रिटेन करके रखना है अपने पास, ठीक है। और प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम MSA की स्टडी करेंगे। जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जो हमारे क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिन्हें हम चेक करते हैं, मेज़र करते हैं, उनके ऊपर हम MSA पहले करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है मेज़रमेंट ट्रेसिबिलिटी। तो ये जो क्लॉज है हमारा, ये ISO की रिक्वायरमेंट है। तो ISO की रिक्वायरमेंट ये क्या कहती है, ये बोलता है हमारा कि जो अभी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में, तो उसको हमें वेरीफाई करना है, कैलिब्रेट करना है, ताकि जो उसके रिजल्ट्स हैं उन पे हमें भरोसा हो सके कि वो हमने सही चेक किया, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है। तो हमें एक इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स करना है कि उसे हम कैलिब्रेट करेंगे इतने टाइम के बाद, जो भी हम करते हैं 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, यूज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हम वेरीफाई करेंगे
जो भी हम उसे कैलिब्रेट करेंगे तो उसे हम इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसे कैलिब्रेट करेंगे। अगर उसके कैलिब्रेशन के लिए कोई इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है तो जो हमारा अपनाया हुआ स्टैंडर्ड है प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ उसके प्रोसीजर को बना के हम उसे कैलिब्रेट रखेंगे। और इसी के साथ हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हम कैलिब्रेशन स्टिकर लगा देते हैं कि इस डेट को ही कैलिब्रेट होता है, नेक्स्ट जो कैलिब्रेशन ड्यू उसका है वो इस डेट के लिए है, इस तरीके से करेंगे। और जो भी हमने एडजस्टमेंट करी है या फिर कोई हमारा डैमेज हो गया इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ हम बचेंगे ताकि वो गलत मेजरिंग रिजल्ट्स हमें ना दें, क्योंकि अगर हम डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो गलत रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उसे रिस्क एनालिसिस भी करके देखना है कि अगर हम ख़राब इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट करते हैं तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इसका जो रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर क्वालिटी अश्योरेंस, जिसमें कि कैलिब्रेशन के बारे में बता रखा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी IATF की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट हमसे क्या कह रही है, जो भी हम कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन एक्टिविटी हमारी कर रहे हैं, जो हमारे रिकॉर्ड है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन होता है, कोई इंजीनियरिंग चेंज होता है हमारी ड्राइंग में, कोई हमारा पैरामीटर चेंज हुआ है, उसकी इंस्पेक्शन बदल गई है या फिर कोई टॉलरेंस वगैरह बदल गई है, तो उसमें अगर हमारे मेजरमेंट सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें मेजरमेंट सिस्टम अगर बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम करेंगे। और हमारे कैलिब्रेशन के दौरान कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रीडिंग आती है तो उसको भी हम रिकॉर्ड को रिटेन करेंगे। और रिस्क असेसमेंट करके देखेंगे कि अगर हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। और अगर ऐसा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पार्ट हमारा शिप हो जाता है कस्टमर को तो उसको हम बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे ताकि और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। कन्फर्मिटीज़ की स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे आफ्टर कैलिब्रेशन कि ये सही है तो किस तरीके से सही है, उसकी रीडिंग्स, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। और जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए या फिर प्रोसेस के लिए, तो उनके सॉफ्टवेयर वर्जन को भी हम वेरीफाई करेंगे कि वो एज़ पर प्रोसेस कंट्रोल चल रहे हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं या नहीं, वो हम वेरीफाई करेंगे। और हमारे सारे के सारे गेजेस जो हैं उनकी कैलिब्रेशन को, रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे, चाहे वो हमारे खुद के हों या फिर कस्टमर ने सप्लाई करे हों या फिर किसी सप्लायर को हमने दे रखे हों, वो सभी हम कंसीडर करेंगे, सभी का कैलिब्रेशन हम करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो मशीनरी सॉफ्टवेयर से चलती है उनका भी कैलिब्रेशन करेंगे कि उनको भी वेरीफाई करेंगे वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, भले ही वो हमारे खुद के इक्विपमेंट्स में हो या फिर कस्टमर के द्वारा सप्लाई किया गया कोई इक्विपमेंट हो उसमें हो या फिर हमने कोई अपने सप्लायर को दे रखा हो उसमें हो, तो उन सभी का कैलिब्रेशन रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी कैलिब्रेशन रिजल्ट की जो भी हमने प्रीवियसली कैलिब्रेट करे हैं, या फिर जहाँ पे ज़रूरत है कि किसी इंस्पेक्शन के पार्ट को, किसी मास्टर पार्ट को हमें रखने की ज़रूरत है कि हमने इसके बेसिस पे उसे कैलिब्रेट किया है, तो उस पार्ट को भी हम अपने पास रिटेन करके रखेंगे नेक्स्ट जो कैलिब्रेशन ड्यू रहेगा हमारा जब तक के लिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है हमारी लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये हमारी इंटरनल लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है, ये IATF में दे रखी है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हमारे पास जो इंटरनल लेबोरेटरी है, इंटरनल फैसिलिटी है, उसका हमारे पास प्रॉपर स्कोप बना होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ हमारे दायरे में आती है, क्या क्या चीज़ हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें चेक कर सकते हैं, उन्हें वैलिडेट कर सकते हैं। वो हमारा एक स्कोप रेडी होना चाहिए, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो हमारी लेबोरेटरी में जो भी टेस्टिंग्स हम करते हैं उसका एक एडुकेट टेक्निकल प्रोसीजर बना होना चाहिए। जो हमारे लैब में वर्कर्स काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए अपने काम के लिए। और जो टेस्टिंग हम करते हैं प्रोडक्ट्स की, उनकी जो रेंज है वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए और ट्रेसेबल होनी चाहिए किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हम ASTM में बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं इंस्पेक्शन के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारी मेटलर्जी लैब वगैरह है तो वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोसीजर होना चाहिए टेस्टिंग का। और उसके बाद कोई अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए और उससे हम रिव्यू करें रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हमेशा। और जो हमारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो रिव्यू होने चाहिए। और जैसे कि नोट्स में गाइडेंस के लिए दे रखा है कि जो थर्ड पार्टी एक्रीडेशन होता है ISO IEC 17025 या फिर इक्विवेलेंट, जैसे कि हमारे जो यहाँ पे लैब्स होती हैं वो NABL सर्टिफाइड होती हैं,
तो NABL सर्टिफाइड हमारी लैब होनी चाहिए, और हमारी इंटरनल लेबोरेटरी की अगर कॉम्पिटेंसी अच्छी है, हमारा स्कोप में जो जो चीज़ें आती हैं, तो हम भी NABL सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो इसमें जो रिलेटिव प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है एक्सटर्नल लेबोरेटरी की। पहले हमने इंटरनल लेबोरेटरी की बात करी थी, तो एक्सटर्नल लेबोरेटरी की जो रिक्वायरमेंट है IITF की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है, जो भी हमने एक्सटर्नल लेबोरेटरी चूज़ कर रखी है जिससे हम कैलिब्रेशन कराते हैं या फिर कोई टेस्टिंग कराते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन कराते हैं, तो उसके पास एक डिफाइंड स्कोप होना चाहिए। उस स्कोप की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर उसकी कॉपी मांगते हैं, तो कॉपी उसकी हमारे पास भी होनी चाहिए। उसी के साथ जो भी हम लैब हमने चूज़ कर रखी है वो हमारी ISO 17025 स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में हम NABL को मानते हैं, तो NABL सर्टिफाइड लैब होनी चाहिए वो। और साथ ही में जो भी वो सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेगा, जो भी उसने कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किया है या फिर इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, उस पर NABL की स्टैंप होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पार्टी अगर चाहे, मतलब कि अगर हमारा कस्टमर चाहे उस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो हम जिससे भी लैब से कराते हैं उसे असेस करना, उसकी असेसमेंट करना, तो वो भी हमें करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी कैलिब्रेशन सर्विस को परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं है जो कि उसे कैलिब्रेट कर पाए, तो हमने जिससे वो ख़रीदा है, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वही उसे कैलिब्रेट भी कर सकता है। पर उसका जो प्रोसेस है कैलिब्रेशन का वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए, और जो उसका इंटरनल लेबोरेटरी का स्कोप है उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। और मतलब कि जो हमारा पिछली रिक्वायरमेंट थी 7.1.5.3.1 उसको वो फुलफ़िल करें, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इस केस में वो कैलिब्रेशन सर्विस को परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर हमारा आएगा वही सेम प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योर। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की। ये हमारा ISO की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जो कि नेसेसरी है हम जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कन्फर्मिटी को अचीव करने के लिए। मतलब कि जो कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसकी हमें नॉलेज होगी तभी तो हम उसको बना पाएंगे। तो उसे हमें डिटरमाइन करना है अपनी नॉलेज को, उसे डॉक्यूमेंटेड करना है, उसे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको हम करंट नॉलेज से कंपेयर करके जो उसमें चेंजेस की ज़रूरत है उन चेंजेस को अपडेट करेंगे उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है कॉम्पिटेंस की। ये ISO की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है नेसेसरी कॉम्पिटेंसी, कि मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से एरिया में किस तरीके का बंदा हमें चाहिए, वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा ताकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमने बंदा किसी प्रोसेस में लगाया है उस पर वो प्रॉपर एजुकेशन है या नहीं है। जैसे कि हमने मेटलर्जी लैब में कोई रखा है तो हम मेटलर्जिस्ट रख सकते हैं, क्वालिटी की लैब में हमने रखा है तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए, प्रोडक्शन में रखा है तो प्रोडक्शन का होना चाहिए। इस तरीके से उसे रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। जैसे कि कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं कि वो हर एक बंदा कर लेता है कॉमनली, बट जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि वहाँ पे स्पेशल बंदा ही चलेगा, स्पेशलिस्ट ही होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसी बंदे को, कॉम्पिटेंट बंदे को रखेंगे जॉब पे। उसके बाद उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ठीक है। CNC का जो सेटर है, प्रोग्रामर है, वो उसी का रेलिवेंट एक्सपीरियंस उसे है, उसी का सर्टिफिकेशन उसके पास है, ठीक है। तो ऐसी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी हम अपने पास संभाल के रखेंगे एज अ रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंस का ही सप्लीमेंटल आता है, वो हमारा IATF में रिक्वायरमेंट आया थी क्योंकि ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें कॉम्पिटेंस बंदा तो हर एक प्रोसेस में रखना ही रखना है, साथ ही में उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी नीड्स को, ट्रेनिंग को, कि अगर वहाँ पे उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसकी नीड्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की जो कंफर्मिटी है वो अफेक्ट ना करे और इफ़ेक्टिवनेस उस बंदे की बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट हमारे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है कॉम्पिटेंस ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे,
तो इसमें हम अपने पर्सनल्स को, अपने वर्कर्स को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेंज होती है या फिर कोई अलग रिक्वायरमेंट उसकी नई निकल के आती है तो उसके बारे में हम समझाएंगे शॉप फ्लोर के वर्कर्स को, सभी स्टाफ, कंसर्न स्टाफ मेंबर्स को, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे ताकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसे फुलफ़िल कर पाएँ, उसके सेटिस्फेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ, ठीक है, और जो हमारे पर्सनल्स की कॉम्पिटेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, और ऑन जॉब ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करके रखेंगे। इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी निकल के आती है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो IATF का एक क्लॉज है, तो इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की, और उसे समझ होनी चाहिए ऑडिटिंग की कि किस तरीके से ऑडिट की जाती है, इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। मतलब कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो कि नई चीज़ आई है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की भी उसे नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उसे पता होना चाहिए कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में, और साथ ही में उसे ISO 9001 के स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो ऑडिट कर सकता है QMS की। उसके बाद उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कोर टूल्स हमारे होते हैं, जो 5 कोर टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो SPC, MSA, FMEA, PPAP और APQP जो हमारे 5 कोर टूल्स होते हैं उनकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। सारे के सारे 5 कोर टूल्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ ही जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है उसे पता होना चाहिए कि कैसे ऑडिट प्लान की जाती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, कैसे उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, अगर कोई NC उसमें निकलती है तो कैसे ऑडिट को क्लोज़ किया जाता है, कैसे उसमें फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं, उन सभी चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस प्लांट में अपनाई गई है, जो भी यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पे जो रिस्क एनालिसिस हुआ है, जो FMEA का कंसेप्ट है वो उसका क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की जानकारी उसे होनी चाहिए, और साथ ही में उसकी कन्फर्मिटी को कैसे चेक करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, उसकी कन्फर्मिटी को वेरीफाई करने के लिए उसको उस प्रोडक्ट की और साथ ही में उसके इंस्पेक्शन मेथड की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें जो रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आती है सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। अब सेकंड पार्टी होती क्या है, सेकंड पार्टी हमारी क्या होती है, जैसे जो हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो हम हो गए फर्स्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद जिस भी पार्टी को हम वो माल दे रहे हैं, जिस भी कस्टमर को वो मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी सेकंड पार्टी हो गई, ठीक है। तो वो सेकंड पार्टी जो हमारा कस्टमर हमें जो ऑडिट करेगा, अपने सप्लायर को जो ऑडिट करेगा, वो उसकी सेकंड पार्टी ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, जो भी हमारा कस्टमर का बंदा होगा, ऑडिटर जो होगा, उसकी कॉम्पिटेंसी यहाँ पे बताई हुई है। या फिर हम अपने सप्लायर को अगर ऑडिट करते हैं तो हम उसके लिए सेकंड पार्टी हुए, तो वहाँ पे ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बता रखी है। तो ये सेम रिक्वायरमेंट है जो हमने पिछली इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी में देखी थी, कि वही सेम उसे प्रोसेस अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वही सेम चीज़ें कोर टूल्स का पता होना चाहिए, कैसे ऑडिट प्लान करनी है, कंडक्ट करनी है, प्रिपेयर करनी है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, कैसे क्लोज करनी है, हर चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो प्रोसीजर आएंगे रिलेटेड वो आएगा प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोसीजर फॉर परचेज। प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस में कैसे सप्लायर को डेवलपमेंट करना है, कैसे सप्लायर को ऑडिट करना है, वो सब चीज़ें बता रखी होती हैं। तो प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस आएगा इसमें। प्रोसीजर फॉर परचेज भी हमें पता होना चाहिए ताकि जो सप्लायर है उनका वो सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर रहा हो, टाइमली सप्लाई वगैरह कर रहा हो, तो ये चीज़ें भी उसमें हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी ऑडिट में। तो हमें प्रोसीजर रिलेटेड इसमें निकल के आते हैं प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोसीजर फॉर परचेज। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है अवेयरनेस। ये ISO की रिक्वायरमेंट है। तो अवेयरनेस रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंश्योर करना है कि जितने भी पर्सन्स वहाँ पे काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के बारे में कि हमारी क्वालिटी पॉलिसी क्या बोलती है और हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है प्रोसेस में, जो इफ़ेक्टिवनेस किधर उन्हें दिखानी है, कैसे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे वो बेनिफिशियल हैं, उन्हें उसके बारे में पता होना चाहिए अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में। और
अगर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट हमारा बनता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, उस चीज़ की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस उन्हें होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अवेयरनेस का सप्लीमेंटल क्लॉज हो गया है, इसलिए IETF में आ गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को इसमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। जो चीज़ें ऊपर बताई हैं वही सेम चीज़ें हैं। एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे वो एक्टिविटीज़ को अचीव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं प्लांट की क्वालिटी को। और अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट हमारा बनता है तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है कस्टमर के पास अगर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट पहुँचेगा। तो इस सभी चीज़ की उसे नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए वो। और यही चीज़ को हमें डॉक्यूमेंटेड रखना है कि हमने हाँ अवेयर कर रखा है, हमने ट्रेनिंग दे रखी है लोगों को, उनके साइन लेने हैं, उनके एग्ज़ाम लेने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि उनको अच्छे से पता है। और उस सारे रिकॉर्ड को हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है। अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे निकल के आती है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। अब वो डेली काम करते हैं, बहुत अच्छा भी काम करते हैं कई लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो लोग जो अच्छा काम करते हैं उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए हमें। हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए कि मोटिवेशन हम किस तरीके से करेंगे एम्प्लॉयज़ का, कि अगर वो इस तरीके से परफॉर्म करता है तो हम उसे क्या गिफ्ट देंगे या फिर क्या रिवार्ड देंगे, वो एक हमें स्कीम बनानी है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाना है ताकि एम्प्लॉयज़ उससे मोटिवेट हों और जो साथ में उसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी साथ में मोटिवेट हों कि हमें भी अब ऐसा काम करना है कि हम भी इसकी जगह पहुँचे, हमें भी रिवॉर्ड मिले। तो इससे क्या होगा, लोग नई इनोवेशन करेंगे, अपने आइडियाज़ बताएंगे, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प होगी। इससे टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ेगी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इसका जो रिलेटेड प्रोसीजर निकल के आता है वो आता है हमारा प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आ जाती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ISO की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या कहती है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब कि सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ पे कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना है जो भी रेलिवेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि किस चीज़ पे हमने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, कब हमें कम्युनिकेशन करना है, किसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है और कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मेल के थ्रू कर रहे हैं, कॉल के थ्रू कर रहे हैं या फिर जाके कर रहे हैं कम्युनिकेट, ठीक है, और कौन कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये हर चीज़ हमें डिफ़ाइन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिटरमाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी नेसेसरी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। वही है IETF की रिक्वायरमेंट है ये। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनुअल बनाने हैं। तो क्वालिटी मैनुअल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है या फिर हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी मैनुअल जो बनाएंगे उसमें ये चीज़ें कम से कम ज़रूर आनी चाहिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्कोप आना चाहिए। अगर कोई इसमें एक्सक्लूजन है, जैसे कि डिज़ाइन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो वो चीज़ उसमें डिफ़ाइन होनी चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस इस्टेब्लिश जो हमने किए हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में दे रखी हों, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है उसका सीक्वेंस होना चाहिए इनपुट आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है, और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ रही हैं उस फॉर्म में वो होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ आउटसोर्स प्रोसेस, जो आउटसोर्स की हमारी प्रोसेस है उन पे हमारा कंट्रोल कैसा है उस चीज़ को हम शो करेंगे अपने मैनुअल्स में। उसके बाद और एक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनको एक हम मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दे रखी है। इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। तो ये ISO की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो जब भी हम क्रिएट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए।
उसमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, जैसे कि डेट होनी चाहिए, किसने वो प्रिपेयर करा है, रेफरेंस नंबर अगर हम उसमें कुछ देते हैं कंट्रोल के लिए तो वो होना चाहिए। और जो भी हम फॉर्मेट क्रिएट करते हैं तो उसमें लैंग्वेज, हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन जिससे हमने वो क्रिएट कराया है, ग्राफिक्स वगैरह वो सब डिफाइन होनी चाहिए। और जो हमारा मीडिया है, मीडियम है, उसमें वो पेपर के थ्रू डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होगा, वो डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ हमने क्रिएट करी है या फिर अपडेट करी है तो उसे हम साइनिंग अथॉरिटी से रिव्यू करवाएंगे, अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये रिक्वायरमेंट क्या कहती है? तो कंट्रोल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में हमने कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम किस तरीके से सेफ रखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर किसी को उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ पे अवेलेबल होगी, कौन उसे इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारे पास है तो वो प्रॉपरली हमारा सेफ रहे, जैसे कि डिज़ाइन डाटा वगैरह है वो लॉस ना हो, कोई इधर उधर ना कर दे, उसका मिसयूज़ ना कर ले, ठीक है, उसका हमें अरेंजमेंट करना है प्रॉपर। और कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें फॉलोइंग एक्टिविटीज़ करनी है, जैसा कि इसका सेकेंड क्लॉज हमारा 7.5.3.2 है, वो ये चीज़ें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका कौन कौन किसे अथॉरिटी दे रखी है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसे एक्सेस कौन कर सकता है, ठीक है, उसे वापस कौन ले सकता है, वो सब चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। जैसे कि एमआर जो हमारा होता है कंपनीज़ में, वो एमआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही डॉक्यूमेंट इशू करेगा, वही डॉक्यूमेंट चेंज करेगा, वही डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेगा, ठीक है। आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसी से लेंगे आप, ठीक है। तो उसका स्टोरेज, उसका प्रिजर्वेशन सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। कोई भी अगर चेंजेस आते हैं, कोई वर्जन चेंज होता है तो उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि एमआर होती है, क्वालिटी हेड्स होते हैं, और उसका रिटेंशन या फिर डिपोजिशन, वो सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी कोई भी फॉर्मेट बना दिया, कुछ भी बना दिया, इशू कर दिया, अपना यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बंदा होना चाहिए डॉक्यूमेंट को संभालने के लिए, उस डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के लिए। इसके बाद अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है रिकॉर्ड रिटेंशन की। तो जो हमारा रिकॉर्ड है उसे कैसे हमें रिटेन करना है, कब तक रिटेन करके रखना है, तो इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या कह रही है? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी बनानी है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ ध्यान में रख के कि उससे जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफ़िल हो, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कब तक रिकॉर्ड रहे, वो भी फुलफ़िल हो। दोनों की रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए, लीगल और कस्टमर की रिक्वायरमेंट। उसको ध्यान में रखते हुए हम रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी बनाएंगे। उसमें हमारा आ सकता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल्स, टूलिंग रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, परचेज ऑर्डर हैं, डिज़ाइन रिकॉर्ड्स हैं, और जो हमारी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें रिटेन करके रखनी है, वो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करके रखनी है जब तक हमारा प्रोडक्ट एक्टिव रहता है, प्लस में 1 कैलेंडर ईयर और, मतलब कि 1 साल हमें और वो अपने को संभाल के रखने हैं। और इसमें नोट में कहा गया है कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स को, उन पार्ट्स को हम रिटेन करके रख सकते हैं जो हमने अप्रूव करवाए हैं प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आती है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। तो जो इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन ये क्या कह रही है? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना है अगर कोई भी चेंज आता है कस्टमर की तरफ से, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो जाती है तो उसमें हम उस रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगे अपनी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ, ठीक है। उसमें जो भी हमारा डिज़ाइन में अगर चेंजेस होते हैं तो वो हम अपने स्टैंडर्ड को आगे पढ़ेंगे। ये सेक्शन जो उसका 8.3.6 है उसमें जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है हमें। अगर प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें हम रेफ़र करेंगे अपना क्लॉज 8.5.6.1। और जो भी हमारा रिव्यू होगा वो कंप्लीट करना है हमें विदिन 10 डेज़ में, मतलब कि 10 डेज़ के अंदर हमें कस्टमर को जवाब देना है। मतलब कि जो भी कस्टमर की तरफ से इंजीनियरिंग चेंज आया है उसे हमें 10 डेज़ में रिव्यू करके उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे कम्युनिकेट करना है। और इसमें जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस अगर चेंज हो रहे हैं, हमारे रिस्क एनालिसिस में अगर हमें दोबारा से काम करना है, FME हमारा रिवाइज़ हो रहा है या कंट्रोल प्लान रिवाइज़ हो रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसमें हमारा रिलेटेड प्रोसीजर आ जाता है, प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, IATF 16949 2016 की जो ये वीडियो है इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये पार्ट पूरा देख लिया है तो आप नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, तभी आपके सारे के सारे क्लॉज कवर हो पाएंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको एंड स्क्रीन में भी यहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी पार्ट 2 करके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।